बाबर ने सैकड़ों बैलगाड़ियों के बीच बीच में अपने तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा को तोपों के साथ छुपा रखा था। इब्राहिम लोदी की सेना बिना किसी नीति के एक भीड़ की तरह बाबर की सेना पर टूट पड़ी। लेकिन जब उनके ऊपर तोपों ने आग उगलना शुरू किया तो उसकी सेना में भगदड़ मच गया। हाथी अपनी ही सेना को कुचलने लगे। तभी बाएं और दाएं खड़ी बाबर की सेना ने उन्हें पीछे से भी घेर लिया और चारों ओर से तीर और तोप के गोलों की बारिश शुरू हो गई। इस युद्ध में बाबर को एक ऐतिहासिक जीत मिली। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी और उसके सामंतों और सेनापतियों ने उसे वहीं युद्ध के मैदान में छोड़ दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। दोस्तों, आप इस चैनल में भारत के संपूर्ण इतिहास को बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ से सीखने के बाद कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, मैंने इस चैनल में महात्मा बुद्ध से लेकर हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कण्व वंश, लगभग सारे वंश की जानकारी दी है। और अगर कोई टॉपिक इसमें रह भी गया है तो मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में डाल दूंगा। अब चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। इब्राहिम लोदी के शासन में लोदी साम्राज्य की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और आपसी मतभेदों और निजी स्वार्थों के चलते दिल्ली की सत्ता धीरे धीरे प्रभावहीन होती जा रही थी। इब्राहिम लोदी के कई सरदार और उसके कुछ अपने संबंधी भी उसके बर्ताव की वजह से उससे बहुत नाराज थे। और फिर इब्राहिम के असंतुष्ट सरदारों में से पंजाब का शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने काबुल के तैमूर वंशी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में लोदी वंश के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों, बाबर ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और भारत आया। जनवरी 1526 में अपनी सेना सहित दिल्ली पर धावा बोलने के लिए उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। युद्ध को जीतने के उद्देश्य से बाबर पूरी योजना के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। इधर इब्राहिम लोदी भी अपनी सेना लेकर निकल पड़ा। दोस्तों, 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोनों ओर की सेना पानीपत के मैदान में आमने सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन कई दिनों तक किसी ने भी आक्रमण नहीं किया। 20 अप्रैल को बाबर ने अपने 4 से 5 हजार सैनिकों को आक्रमण करने के लिए अफगान शिविर की तरफ भेजा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। इस घटना के बाद अगली सुबह 21 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में लगभग 25,000 के करीब सैनिक और 20 से 24 तोपें थी, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे। उसकी सेना में 300 युद्ध करने वाले हाथियों ने भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, बाबर के सूझबूझ, कुशल नेतृत्व और तोपों के सामने इब्राहिम लोदी बेहद कमजोर था। इब्राहिम लोदी की सेना के पास प्रमुख हथियार में तलवार, भाला, लाठी, कुल्हाड़ी और धनुष बाण जैसे हथियार थे। वैसे उसके पास विस्फोटक हथियार भी थे, लेकिन तोपों के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। दोस्तों, इब्राहिम लोदी की सेना में ऐसे बहुत से सैनिक थे जिन्हें लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। यहां तक कि इब्राहिम लोदी भी अनुभवी और कुशल सैन्य संचालक नहीं था। इसी कारणों से इतनी बड़ी अफगान सेना कमजोर थी। दोस्तों, इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। दोस्तों, तुलगामा युद्ध नीति में पूरी सेना को 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें एक टुकड़ी बाएं, एक टुकड़ी दाएं और एक टुकड़ी बीच में होती है। इसमें बाएं और दाएं वाली सेना आगे होती है, लेकिन बीच वाली सेना कुछ दूर पीछे होती है। इससे कम सेना में भी शत्रु को आसानी से घेरा जा सकता है। दोस्तों, इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि या रूमी विधि का भी प्रयोग किया था।
उसने ये विधि तुर्कों से सीखी थी। दोस्तों, इसके तोप खाने के अफसर उस्ताद अली और मुस्तफ़ा पैदल और घुड़सवार सेना की सहायता पाकर अफगान की सेना को आसानी से हरा सकते थे। इसलिए बाबर ने सबसे अधिक ध्यान तोप खानों के प्रबंधन पर दिया था। दोस्तों, बाबर एक कुशल सेनापति था। उसने तुलगामी पद्धति में बाएं की सेना को बचाने के लिए पानीपत के नगर की तरफ खड़ा किया था और दाएं सेना की तरफ बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उन्हें पत्थरों से ढक दिया था, और बीच वाली सेना जो कि पीछे खड़ी थी उसके आगे सैकड़ों बिना बैल के बैलगाड़ियां लगा दिया था, जो कि आपस में मजबूत चमड़े के रस्सियों से बंधी हुई थी, और इन्हीं बैलगाड़ियों के बीच बीच में खाली जगह भी छोड़ दी थी जिसमें उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अपने तोपों के साथ छुपे हुए थे। दोस्तों, इब्राहिम लोदी की सेना ने बिना किसी नीति के अपने हाथियों के साथ एक भीड़ की तरह बाबर की सेना पर टूट पड़ी। लेकिन जब बाबर के तोपों ने गोले बरसाने शुरू किए तो उसकी सेना पीछे भागने लगी और हाथियों में हड़कंप मच गया। दोस्तों, इब्राहिम लोदी के बहुत से सैनिक तो हाथियों के पैरों के नीचे कुचल के मारे गए। इनको पीछे भागता देख बाएं और दाएं किनारे खड़े घुड़सवारों ने इन्हें पीछे से भी घेर लिया। दोस्तों, इस युद्ध में अफगान चारों तरफ से घिर गए थे और अफगान सेना पर तीरों और गोलों की बौछार होने लगी। दोस्तों, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा के सिपाहियों के गोलों से अफगान सेना अधिक संख्या में मरने लगे। कुछ घंटों तक ये कत्ल जारी रहा। उसके बाद अफगान सेना में भगदड़ मच गई। दोस्तों, बाबर की युद्ध नीति विशिष्ट थी। यह अब तक के युद्धों में पहला ऐसा युद्ध था जिसमें इन विधियों का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, बाबर का कुशल सैन्य नेतृत्व और उसका तोपखाना बाबर के विजय का प्रमुख कारण थे। इसके अलावा मुख्य कारण यह भी था कि सुल्तान की सेना में एकजुटता नहीं थी और खुद इब्राहिम लोदी भी अकुशल और अनुभवहीन था। इस भीषण युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की, और इसी के साथ लोदी वंश के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई। दोस्तों, इस जीत के बाद बाबर को बेशुमार दौलत हासिल हुई। युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्के दिए थे। इस वजह से उसे कलंदर भी कहा जाता है। दोस्तों, इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी और उसके सामंतों और सेनापतियों ने लोदी को वहीं युद्ध के मैदान में ही छोड़ दिया, और उसमें से अधिकांशों ने दिल्ली के नए शासक के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में बाबर के दूसरे युद्धों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।